नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। पहले प्रोटेम स्पीकर और उसके बाद स्पीकर का चुनाव, ये दोनों पड़ाव एनडीए सरकार ने आसानी से पार कर लिया। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं, ऊर्जावान युवा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, एलजेपी-आर के प्रमुख भी हैं और एनडीए के अहम पार्टनर हैं जिन्होंने 100% स्ट्राइक रेट दी है चुनाव में। बहुत बहुत स्वागत है आपका चिराग जी। थैंक यू। चिराग जी, आज जो सदन के अंदर जो तस्वीर दिखाई दी, ध्वनिमत से स्पीकर का चुनाव हो गया, लेकिन जो बड़ी तस्वीर दिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी 10 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष सदन में, और स्पीकर के आसन तक दोनों गए और वहां पर ओम बिरला जी को उन्होंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो कॉन्फिडेंस कांग्रेस के अंदर दिख रहा है, राहुल गांधी के अंदर दिख रहा है, एक कड़ी चुनौती सरकार को पेश की जा सकती है? मुझे नहीं पता कि वो कड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे कि नहीं, बट करें ये मेरी इच्छा ज़रूर रहेगी। एक मजबूत लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही होती है जब विपक्ष मजबूत होता है। सरकार के पास ना छुपाने के लिए कुछ है, ना हमारे पास डरने के लिए कुछ है। पूरी तरीके से हमारी सरकार हर विषय पर खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चाहते भी हैं कि हर विषय पर खुलकर चर्चा हो, क्योंकि सरकार को भी तभी एक मौका मिलता है अपनी बातों को भी मजबूती से सदन के पटल पर रखने का। हाँ, ऐसे में मजबूत भूमिका जो राहुल जी को जो जिम्मेदारी मिली है, वो उस भूमिका को कितना निभा पाएंगे, नहीं निभा पाएंगे, इस पे प्रश्न चिन्ह ज़रूर खड़ा हो सकता है। बट हाँ, मैं उम्मीद में ज़रूर करता हूँ कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सदन में विपक्ष आए, सवाल करे, जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। शपथ ग्रहण से लेकर आज तक जो विपक्ष की तस्वीर दिखी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, आपको लग रहा है कि इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में है? 2014 और 19 वाली बात नहीं। कंपेरेटिवली यस। आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ। संख्या बल की अगर आप बात करें तो कंपेरेटिवली विपक्ष ज़रूर मजबूत स्थिति में है, पर वो इसका सकारात्मक उपयोग करें अपनी इस मजबूती का, ये अपेक्षा मैं उनसे ज़रूर रखता हूँ। बिना मतलब कि सिर्फ जिद पर अड़ना। अब प्रोटेम स्पीकर की बात हुई, उस वक्त जिस तरीके से ये जिद पर अड़े, ये लोग जानना चाहते हैं कि उस बैठक में हुआ क्या था, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो आए थे और उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों मसले पर बातचीत की और कहा था कॉल रिवर्ट करेंगे। क्या डिप्टी स्पीकर के लिए हामी भर दी गई थी? कॉल रिवर्ट की बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त माननीय रक्षा मंत्री जी की बातचीत खड़गे साहब से हुई थी और उनको कॉल रिवर्ट कर आगे की जानकारी देनी थी। 3 बार रक्षा मंत्री जी की खड़गे साहब से बातचीत हुई, सारी जानकारी उनको दे दी गई थी। नामांकन से ठीक पहले भी उनकी पार्टी के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बट उनकी कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ बातचीत चल रही थी और उस वक्त भी सरकार की तरफ से पूरी तरीके से ये विश्वास उनको दिलाया गया था कि डिप्टी स्पीकर को लेकर चर्चा होगी। और जो ऑफर दिया गया था कि नहीं कि आपको ऑपोजिशन को हम दे रहे हैं? अभी आज की तारीख में तो हम लोग स्पीकर की बात कर रहे थे ना, डिप्टी स्पीकर पे तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी, पर चर्चा के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार थी, ये सहमति उनको दे दी गई थी। पर दिक्कत ये होती है ना, आज मैंने सदन में भी यही बात बोली कि आप प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच ना। आप जिस आचरण की उम्मीद ट्रेजरी बेंच से लोकसभा में रखते हैं, वैसा आचरण आपका अपनी विधानसभाओं में तो दिखता नहीं है जहाँ पे आपकी सरकारें हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विपक्ष के घटक दलों की सरकारें हैं, वहाँ पे स्पीकर भी आपका, डेप्यूटी भी आपका। हाँ। और यहाँ लोकसभा में आप हमसे उम्मीद रखते हैं कि भैया स्पीकर के तय होने से पहले हम ये विश्वास आपको दिला दें कि डेप्यूटी हम आपको देंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इस बात को खारिज किया तो था। क्या डिप्टी स्पीकर का पद ऑपोजिशन को सरकार दे रही है या नहीं दे रही है? और अगर रख रही है तो क्या वो अपने एनडीए के घटक दल को दे रही है या वो भी बीजेपी? ये उस वक्त भी मैंने कहा था कि चर्चा के लिए ये विषय है और ये चर्चा होगी आने वाले दिनों में। मुझे लगता है जल्दी इस पे भी फैसला ले लिया। यानी अभी ये फोरम ओपन है? बिल्कुल हम मान सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर जो है वो ऑपोजिशन का भी हो सकता है? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि फोरम ओपन है। गुंजाइश उस वक्त भी बहुत ज़्यादा थी जिस वक्त ये लोग सिर्फ अपनी जिद पर अड़कर इन्होंने एक सांकेतिक प्रत्याशी के रूप पर। आज विपक्ष शुरुआत में कह रहा था कि हम वोटिंग के लिए तैयार हैं। ऐसा क्या हुआ कि ध्वनि मत के बाद मत विभाजन की मांग नहीं की गई विपक्ष की तरफ से? डर, क्योंकि इनको ये पता है कि इनके कई साथी, देखिए विपक्ष में दिक्कत क्या है ना कि आप वैचारिक तौर पर आप एक साथ नहीं हैं, आप महत्वाकांक्षाओं के लिए एक साथ आया हुआ ये गठबंधन है। इस गठबंधन में कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कि एक दूसरे के सामने
चुनाव लड़ते रहे हैं, और मैं इस चुनाव की भी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे में जब आपकी विचारधाराएं एक नहीं होती हैं तो ये मतभेद रह रहकर देखने को मिलते हैं। आज जिस तरीके से वोटिंग में ही नहीं, वोटिंग में भी विपक्ष ने एकजुट होकर डिवीजन की मांग उनकी तरफ से आई ही नहीं। अगर पूरा विपक्ष एकजुट होकर मांग करता, बट उन्होंने मांग इसीलिए नहीं की क्योंकि उनको डर था इस बात का कि इनकी पोल खुल जाएगी। जिस संख्या का ये लोग दावा करते हैं और अपनी मजबूती दिखाने की ये लोग बातें करते हैं, वो संख्या इनकी कम होती हुई दिखती, क्योंकि कई ऐसे साथियों, और देखिए अनौपचारिक तौर पर हम लोग की सबसे बातचीत होती रहती है, कई ऐसे वहाँ पर भी सांसद हैं जो कि क्रॉस वोटिंग करते, ओम बिरला जी के पक्ष में वोट आता और बहुत बड़ी संख्या से अगर डिवीजन होता तो ओम बिरला जी जीतते। इमरजेंसी वाले प्रस्ताव में हम लोगों ने बटा हुआ विपक्ष देखा। मैं इमरजेंसी वाले ही प्रस्ताव पर आ रहा हूं। आज एक नया समीकरण भी दिखा, वो इसलिए कि जब इमरजेंसी का प्रस्ताव आया तो शायद कांग्रेस को उम्मीद थी कि उनके जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस का साथ देंगे, लेकिन कांग्रेस इसमें अकेली पड़ गई। टीएमसी ने कुछ नहीं कहा, मतलब कि एक तरीके से तो हम इसे क्या माने, क्या ये विपक्ष में डिवीजन पैदा करने के लिए है, या फिर हम आगे एनडीए में एक नए अलाई के तौर पर एक नया समीकरण देख रहे हैं? क्या दीदी इस तरफ तो नहीं आ रही है एनडीए की तरफ? देखिए, भविष्य में कौन आता है नहीं आता है भविष्य के घर में है, बट हाँ, आज की चौधरी ने ममता बनर्जी के बारे में एक वर्ड इस्तेमाल किया था, ट्रोजन हॉर्स। आज की तारीख में मैं इतना मैं ज़रूर बोलूँगा, मैं बार बार इस बात को मैं कहता हूँ, पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, महत्वाकांक्षी दलों का ये गठबंधन है, विचारधाराएं एक नहीं है। आज इमरजेंसी जैसा, और कोई गलत बात तो स्पीकर के द्वारा वहाँ पर कही नहीं गई, उन्होंने सिर्फ तथ्यों को सदन के पटल पर रखने का उन्होंने काम किया कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ। तो आप लोगों ने इमरजेंसी प्रस्ताव ला करके विपक्ष को पशुपेश में डाल दिया? हम लोगों ने पशुपेश में नहीं डाला, ये प्रस्ताव लाना जरूरी था जी। ये एक ऐसा काला अध्याय है इतिहास का जिसकी जानकारी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को होना जरूरी है। देश को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास 75 के दशक में किया गया। आज जब 50 साल उसको पूरे होने को आ रहे हैं उस काले अध्याय को, ऐसे में ज़रूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी इसको जाने और इससे सीख लेकर आगे बढ़ने का काम आप कह रहे हैं कि विपक्ष का बटा हुआ रूप सबने देख लिया, आने वाले भविष्य में एनडीए के अलाइज कुछ और बढ़ेंगे क्या इंडिया ब्लॉक की तरफ से? मैं बिल्कुल मानता हूं कि बढ़ेंगे। कौन कौन हो सकते हैं? बहुत जल्दी होगा इस पर कोई भी कमेंट करना, और ना ही मैं इस पर कमेंट करना चाहूँगा। आज की तारीख में भी एनडीए मजबूत है, बट हमारे प्रधानमंत्री, देखिए चुनाव से पहले वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट मिल गया कि हम एनडीए के साथ हैं, हालांकि वो दल ना एनडीए के साथ है ना इंडिया ब्लॉक के साथ है। तो क्या भविष्य में कुछ नए पार्टनर्स जुड़ रहे हैं? मैं मानूंगा, और ये विश्वास है मेरा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली ही समावेश की रही है। ऐसे में कई उनकी ऐसी सोच है, विचारधाराएं हैं, उनकी नीतियां हैं जिसमें गाहे बगाहे अलग अलग दलों ने विपक्ष में भी रहकर समर्थन देने का काम किया है। वाईएसआर का आपने जिक्र किया, ओम बिरला जी के नाम पर वो भी समर्थन हम लोग को देने को तैयार थे अगर डिवीजन की अगर मांग की जाती। आने वाले दिनों में कई ऐसे घटक दल हैं जो हम लोग के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, विपक्ष की सबसे ज़्यादा जो नज़रें हैं वो है टीडीपी और जेडीयू पर, और एक वक्त में आपने नीतीश कुमार पर काफ़ी निशाने साधे थे। उस वक्त नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है, या आने वाले समय में, चूँकि अब 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में है, क्या चाचा पलटी मारेंगे? जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखते जाइए आगे आगे होता है क्या? देखिए, मैं मानता हूं कि अगर आपके दिल नहीं मिलते हैं तो दलों को मिलाने का भी कोई मतलब नहीं है। इट्स बेटर टू बी आउट ऑफ दैट अलायंस रादर देन बीइंग इन दैट अलायंस, और आप दिल से ना रहें उस अलायंस में। और मैंने इस बात को करके भी दिखाया था 2020 में, जब असहमति थी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान और हम लोग एक पेज पर नहीं आ पाए थे, एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग नहीं आ पाए थे, तो मैंने ऑप्ट आउट करना मैंने पसंद किया। मैं उस गठबंधन से मैं बाहर हुआ, अकेले जाकर 2020 का मैंने चुनाव लड़ा। पर हाँ, इस बार पुनः मेरे सामने ये विकल्प था, मैं चाहता अलग हो जाता, मैं चाहता किसी वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव अलायंस का मैं हिस्सा बन जाता, उसके साथ मिलकर मैं चुनाव लड़ता। बट हाँ, गठबंधन के भीतर रहकर गठबंधन के साथ गलत करूं, ये उचित नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी के साथ दिल से हैं? नहीं, पूरी तरीके से दिल से हूं। जैसे मैंने कहा कि फिर मेरे पास विकल्प है ना, मैं अलग हो जाता, मैं अलग होकर मैं चुनाव लड़ लेता। चलिए चिराग पासवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए और सभी सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। और इसी के साथ राजनीति में आज के लिए बस इतना ही। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। जी न्यूज।